दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम देखेंगे गणित का एक मॉडल पेपर और दोस्तों इसमें हम लोग 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि परीक्षा में आपको सभी को कैसे सॉल्व करना है ताकि समय कम से कम लगे। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर हम 3 साल से मैट्रिक परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं और तीनों साल बेहतर परफॉर्मेंस रहा है। तो इस बार भी उम्मीद है कि इसका बेहतर परफॉर्मेंस रहेगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और अपने दोस्तों में भी इसको जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न को। देखिए कहता है कि कुछ अन्य विधियां क्या है जो एक चर वाले युगपात समीकरण के हल में सहायक है। तो दोस्तों एक चर वाले युगपात समीकरण के हल में कौन कौन सी विधि सहायक है, तो हो जाएगा तुलनात्मक विधि और अनुपात निर्णय विधि दोनों। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए उसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न को। देखिए दूसरा प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। दोस्तों कहता है कि कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए परिमेय संख्या हम लोग किसको कहते हैं, तो जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं उसको हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। तो देखिए पाई, तो दोस्तों पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर आपको परीक्षा में पूछते कि 22/7 क्या है, तो दोस्तों 22/7 है वो परिमेय संख्या है, क्योंकि यह p/q के रूप में है। लेकिन पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए बी में दिया हुआ √7, तो √7 क्या है, अपरिमेय संख्या है। उसका देखिए √16/25, तो इसको हम लोग 4/5 लिख सकते हैं, यानी कि यह परिमेय संख्या है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न को। देखिए कहता है दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी संख्याएं हो सकती है। दोस्तों कहता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी संख्याएं हो सकती है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा अनंत, यानी कि अनंत संख्याएं हो सकती है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए जो चौथा प्रश्न है वो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हम इसको देखिए बताएंगे कि कैसे आपको इजी वे में सॉल्व करना है। देखिए कहता है कि संख्या 0.32 और दोस्तों 2 पर रेकरिंग दिया हुआ है। कहता है कि p/q के रूप में p/q के रूप में है। कहता है जहां p/q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है, लिखा जा सकता है। तो इसको कहता है कि आपको इस रूप में लिखना है कि इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को, यानी कि रेकरिंग वाला अगर प्रश्न दे दे और उसको कहे कि p/q के रूप में कौन सा रूप हो सकता है जहां पर q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले देखना है कि यह कितनी संख्या का है। तो देखिए ध्यान से 2 संख्या है और इसमें एक संख्या पर रेकरिंग है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए 32 है, तो ऊपर हम लोग लिख देंगे 32 और 32। अब देखिए जिस संख्या पर रेकरिंग है उसको हम लोग छोड़ देंगे, बाकी जो संख्या है कितना है, 3 है। तो 32 में से हम लोग क्या करेंगे, 3 माइनस कर देंगे। आसान से कैसे बनाना है उसको हम बता रहे हैं। उसके बाद देखिए इसमें 2 संख्या है तो यहाँ पर, और एक संख्या पर देखिए यहाँ पर क्या है, तो रेकरिंग नहीं है। तो जिसके बदले में रेकरिंग नहीं रहेगा उसके बदले हम लोग नो लिखेंगे और जिस पर रेकरिंग रहेगा उसके बदले हम लोग लिखेंगे 0। तो यहाँ पर देखिए 0 हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, तो यहाँ पर 32 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 29 बच जाएगा और 29/90 हमारा उत्तर हो जाएगा। तो देखिए 29/90 कहाँ है, ऑप्शन बी में है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 संख्या पर रेकरिंग रहता है। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल से समझा देते हैं। यहाँ पर 0.4 और यहाँ पर रहता कितना, 3 और 2 और यहाँ पर 3 2 पर रेकरिंग रहता है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए इसके बदले हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग 432 पहले लिख देते हैं, 432 लिख दिए और माइनस यहाँ पर 4 पर रेकरिंग नहीं है तो यहाँ पर 4 लिख देते हैं और बटा में देखिए एक संख्या पर रेकरिंग नहीं है इसके बदले 9 लिखेंगे और 2 संख्या पर रेकरिंग है इसके बदले हम लोग 00 लिख देंगे और इसको माइनस कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आप समझ गए होंगे और ये प्रश्न आपको अगर कंपटीशन एग्जाम में भी पूछेगा तो इसको आप चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए 5वां प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि 3q × 2 × 5, 3² × 2²
इंटू 5 का मस होगा, यानी कि इसका आपको मस ज्ञात करना है। तो दोस्तों मस क्या होता है कि जो संख्या दोनों संख्या में कॉमन रहे और सबसे ज़्यादा बार रहे उसको हम लोग लिखेंगे। तो देखिए इसमें 3 सबसे ज़्यादा बार किस में है, सबसे ज़्यादा बार किस में है, तो देखिए सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर 3 है। क्या है, 3 है। तो देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3। अब देखिए इसमें 2 कितने अधिकतम बार है, तो 2 बार है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और गुना 2। अब देखिए इसमें 5 एक बार है, तो इसमें लिखेंगे 5 और तीनों को आप लोग गुना कर दीजिए। तीनों के जब आप लोग गुना कीजिएगा तो देखिए आपका आंसर कितना आएगा, तो तीनों के गुना करने के बाद देखिए 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, उसके बाद देखिए 27 दूना 54, उसके बाद सॉरी ये हो जाएगा इसका एलसीएम। यहाँ पर क्या पूछा गया, मसा पूछा गया, यानी कि एचसीएफ पूछा गया है। तो एचसीएफ हम लोग कैसे निकालेंगे, तो एचसीएफ निकालने के लिए जो कॉमन रहेगा उसको हम लोग लिखेंगे। तो देखिए इसमें क्या कॉमन है, 3, इसमें देखिए न्यूनतम बार कितना है, तो 2 बार है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 गुना 3। उसके बाद देखिए 2 इसमें कई बार न्यूनतम है, तो 1 बार है, यहाँ पर लिखेंगे 2। उसके बाद देखिए 5 कितने बार न्यूनतम है, तो 5 बार है, सॉरी 1 बार है, तो 5 गुने 5 लिखेंगे। अब देखिए 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18 और 18 पंजे 90, यानी कि इसका मसा कितना हो जाएगा, इसका मसा हो जाएगा 90, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और दोस्तों इससे हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं, यानी कि जो अधिकतम बार रहेगा उसको हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा एलसीएम। चलिए उसके बाद देखिए छठा प्रश्न, ये बहुत आसान है। देखिए कहता है कि 22/7 एक, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक संख्या है। तो दोस्तों 22/7 क्या है, तो 22/7 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। तो 6 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 7वां प्रश्न को। देखिए 7वां प्रश्न कहता है कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। दोस्तों त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप कौन सा है, तो त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है, देखिए ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। तो देखिए ये कौन सा ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है ax³ प्लस bx प्लस cx प्लस d। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि px x² प्लस 3x प्लस 2 में बहुपद के घात है। दोस्तों इसमें बहुपद का कौन सा घात है, यानी कि अधिकतम कितना घात है। देखिए इसमें अधिकतम कितना घात है, 2 घात है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि द्विघात बहुपद x² प्लस 3x प्लस 2 का शून्यक होगा। दोस्तों इसका आपको शून्यक निकालना है। तो देखिए शून्यक निकालने के लिए हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए हम लोग सॉल्व करके बताते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस 3x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 3x को हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस x और प्लस 2, क्योंकि देखिए 2 और गुना 1 करेंगे कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो देखिए इसको हम लोग तोड़ करके गुना करेंगे तो ये वाला संख्या आना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 2। अब देखिए दोनों बराबर 0 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 1 हो जाएगा -2 और 1 हो जाएगा x बराबर -1, यानी कि -1 और -2 हमारा उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसको आप खुद से बना लीजिए। यहाँ तक हम बता दिए हैं इसका मेथड कि कैसे इसको सॉल्व करना है। अगर आप तेज स्टूडेंट हैं तो यहीं से इसका आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि यदि द्विघात बहुपद qx बराबर यहाँ पर दिया हुआ है x² माइनस x प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा। तो दोस्तों अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है क्या चीज़, -b/a होता है। तो देखिए -b तो माइनस और -b के जगह पर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पर जाएगा -1 और 1 के जगह पर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो बटा में 1 लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस, यानी कि 1/1 क्या होगा, 1 ही होगा, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए 11वां प्रश्न कहता है कि यदि द्विघात बहुपद px² प्लस 3x प्लस q का एक शून्यक -2 है तो p का मान है। देखिए दोस्तों इसमें आपको p का मान पूछा गया है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 जगह पर p दिया हुआ है। अगर एक जगह पर आता तो आसानी से निकाल सकते थे। तो देखिए इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। तो दोस्तों अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है। क्या होता है, -b/a।
तो देखिए -b/a तो यहाँ पर हो जाएगा -3 और बटा a के यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ सॉरी a के यहाँ पर क्या है p है। यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया यहाँ पर -3/p। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। क्या होता है, c/a। तो यहाँ पर देखिए c की जगह पर कितना है, p है, और a के जगह पर कितना है, तो c/a। तो a के जगह पर कितना है, p है। अब ध्यान से दिए, c के जगह पर कितना है, p है, यानी कि p/p कितना हो गया, 1 हो गया। यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। अब देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आगे देखिए। तो यहाँ पर देखिए इसका रहा है कि एक शून्यक -2 है, तो यहाँ पर एक शून्यक यहाँ पर -2 है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा में एक शून्यक कितना दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है। तो अल्फा और यहाँ पर कर देंगे -2 बीटा का मान लीजिए -2 है, और माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3/p हो जाएगा। 3/p हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद इसमें थोड़ा सा देखिए, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, 1 है। तो यहाँ पर अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/बीटा, और बीटा का कितना मान माने हैं, तो -1/2 माने हैं। क्या माने हैं, 1/2, सॉरी -2 आया है। तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अल्फा की जगह पर हम लोग -1/2 पुट कर देंगे, -1/2 पुट कर देंगे, और यहाँ पर हो जाएगा -2 और बराबर -3 बटा कितना हो गया, p हो गया। अब देखिए 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए -1 और यहाँ पर हो जाएगा -4, तो -1 और -4 कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 5। कितना हो गया, 5 हो गया, और भी माइनस में -5 माइनस हो जाएगा माइनस। उसके बाद देखिए यहाँ तिरछा तिरछे गुना कर दीजिए, तो तिरछा तिरछे गुना कर देगा, 3 दूना 6, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि जो p बराबर है, वो p बराबर आपका जो मान है वो कितना आ जाएगा, तो p बराबर आपका मान आ जाएगा 6/5 आ जाएगा। क्योंकि दोनों तरफ माइनस आएगा, 3 दूना 6 और यहाँ पर -5, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 6/5 बचेगा। यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 6/5। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इसको आपको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 12 नंबर सवाल कहता है कि किसी द्विघात बहुपद ax³ + bx + c में अल्फा और बीटा 2 शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो दोस्तों अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है, -b/a होता है। तो देखिए -b और a, यहाँ पर ध्यान देना है कि a की जगह पर a ही है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 13 नंबर सवाल। देखिए कहता है कि k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म 2x - y - 3 = 0, 2kx + 7y - 5 का एकमात्र हल -x = 1 और y = -1 है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपको k का मान निकालना है, तो आपको देखना होगा कि कौन सा समीकरण में k दिया हुआ है। देखिए इस समीकरण में k दिया हुआ है, और तो आपको क्या करना है, x की जगह पर 1 रखना है और y की जगह पर -1 रखना है। देखिए इस समीकरण में आप लोग पुट कीजिए। देखिए पहले 2k है, तो यहाँ पर 2k लिख देंगे, और x की जगह पर 1 है, तो यहाँ पर × 1 लिख देंगे। उसके बाद देखिए प्लस है, तो प्लस लिखेंगे, और यहाँ पर y और इंटू -1 हो जाएगा x का y की जगह पर ही, और -5 बराबर क्या है, 0 है। क्या -0 है। अब देखिए 2kx, तो इसको क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2k, क्या हो जाएगा 2k, और यहाँ पर प्लस सॉरी यहाँ पर y लिखा गया, यहाँ पर 7 हो गया। देखिए 7 × 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -7 और -5 बराबर 0। देखिए 2k बराबर क्या हो जाएगा, 7 और 5 दोनों इस तरफ प्लस में जाएगा, तो 7 × 5 = 12। अब k बराबर कितना हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा 12/2। तो 12/2 हो गया, तो k बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। k बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा और ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान दें कि किस तरह से बना है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न कहता है कि दिए गए समीकरण 2 चर वाले रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 में a = 0 हो तो y का मान है। a = 0 आपको दिया हुआ है, तो आपको y का मान इसमें आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर a = 0 रखिएगा, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों इंटू में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, by + c बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको पूछा गया y बराबर, तो y बराबर क्या हो जाएगा, c इस तरफ है प्लस में, इस तरफ जाकर हो जाएगा माइनस में।
यहाँ पर माइनस सी और बटा बी क्या है, इस तरफ गुना में है तो इस तरफ आ जाएगा भागा में, यहाँ पर हो जाएगा बी, यानी कि माइनस सी बटा बी हो जाएगा हमारा उत्तर। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या है, ऑप्शन ए है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 15 नंबर सवाल कहता है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस वाई माइनस 3 और यहाँ पर 2kx माइनस 7 माइनस 5। देखिए दोस्तों जो 15 नंबर सवाल है वो 13 नंबर सवाल के ही जैसा है, यानी कि दोनों सेम है, तो इसको आप लोग खुद से बना लीजिए। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं 16 नंबर सवाल को। तो देखिए कहता है कि युग्म समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 6, यहाँ पर 4x प्लस 2y बराबर 4 का हल है, यानी कि इसका कितना हल होगा ये आपको बताना है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसके लिए आपको a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 का क्या निकालना पड़ेगा, रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो देखिए इसमें a1 कितना है, तो a1 यहाँ पर दिया हुआ है 2, a2 कितना है, तो a2 दिया हुआ है इसमें 4, तो 2 बटा 4 लिख दिए। उसका देखिए b1 कितना है, तो 1 है, और b2 कितना है, तो 2 है। उसका देखिए c1 कितना है, तो c1 यहाँ पर देखिए 6 है, यहाँ पर c1 6 है, और c2 कितना है, 4 है। अब देखिए तीनों में रिलेशन क्या है, तो देखिए इसको आप लोग काट दीजिएगा, 2 दूना 4, यानी कि ये भी हो जाएगा 1 बटा 2। अब देखिए ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो जब इस तरह का कंडीशन आएगा यानी कि a1 बटा a2 बराबर रहेगा b1 बटा b2 के, और फिर बराबर नहीं रहेगा c1 बटा c2 के, तो क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, यानी कि यह असंगत होगा। यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर तीनों बराबर रहेगा तो इसका हल अद्वितीय हो जाएगा, और अगर ये बराबर नहीं रहेगा तो इसका हल हो जाएगा वो अद्वितीय होगा। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए उसके बाद देखते हैं 17 नंबर सवाल। देखिए 17 नंबर सवाल भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, तो इसको अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिए कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो देखिए कहता है कि x बराबर √7 प्लस 4 √3, तो आपको क्या करना है, x प्लस 1 बटा x का मान है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है, कैसे बनाना है इसको आप लोग देख लीजिए। तो देखिए x बराबर आपको दिया हुआ इतना, तो इसको क्या करेंगे कि यह रूट को हम लोग हटा सकते हैं, तो इसको हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ देंगे। तो देखिए इसको हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसको किस तरह से लिखेंगे। तो देखिए x बराबर हम लोग लिखेंगे रूट अंडर, यहाँ पर लिख देंगे क्या चीज़, तो रूट अंडर यहाँ पर लिखेंगे 4 प्लस 3, 7 को 4 प्लस 3 लिख सकते हैं, और प्लस इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3 लिख देंगे। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बराबर रूट अंडर यहाँ पर 2 प्लस क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए इसको तोड़िएगा तो 2 दूना 4, और a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तब b स्क्वायर कितना √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, और प्लस 2ab, तो 2ab देखिए ये किस रूप में आ जाएगा, तो 2 प्लस √3 के होल स्क्वायर के रूप में आ जाएगा। अब देखिए रूट को स्क्वायर से हम लोग हटा देंगे तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 2 प्लस क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। अब देखिए जब इस तरह से x बराबर इतना आ गया, 2 प्लस √3 आ गया, तो 1 बटा x निकालिएगा तो कितना आएगा, 2 माइनस √3 आएगा। इसको आप लोग ध्यान में रखिए, ये ट्रिक है। मान लीजिए कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा इस तरह का, तो इसको कैसे सॉल्व करना है। अगर x बराबर 2 प्लस √3 है तो 1 बटा x का मान हो जाएगा 2 माइनस √3। अगर आपको x का मान यहाँ पर 4 प्लस √7 है, 4 प्लस √7, तो 1 बटा x निकालेगा तो 4 माइनस √7 आएगा, यानी कि यहाँ पर अगर -1 लिखेंगे ऊपर में तो बीच में यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ से दोनों घट कर 0 हो जाएगा, और 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि 17 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए है। दोस्तों आप लोग इस तरह का एग्जाम्पल आप लोग ले लीजिए, 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व करके देखिए, और ये ट्रिक को आप लोग आजमा करके देखिए कि अगर x बराबर 2 प्लस √3 है तो 1 बटा x का मान यहाँ पर माइनस में आएगा या फिर नहीं आएगा, या फिर खुद इसको आप परिमेयकरण कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि 1 + 2 + 3 इंटू n बराबर क्या है 55, तब n का मान है, यानी कि आपको AP दिया हुआ है n तक, और उसका AP का योग है वो कितना है 55 है, यानी कि लगातार संख्या है उसका मान है 55। तो आपको n का मान पूछा गया है कि इसमें n का जो मान होगा वो कितना होगा। तो देखिए इसको हम लोग n × n + 1/2 से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें जो b का मान आएगा वो कितना आएगा 10 आ जाएगा। इसको आप लोग खुद से सॉल्व कर दिए, आप a बराबर मानिए 1 और d बराबर भी 1 मानिए, और AP पर इसका आप लोग फॉर्मूला को बैठा दीजिए, आपका जो उत्तर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिए, इसको कैसे सॉल्व करना है।
या फिर आप लगातार संख्याओं का योग का जो फॉर्मूला है उसको आप लोग लगा सकते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। दोस्तों इसमें आपको द्विघात समीकरण कौन है ये आपको बताना है कि इसमें द्विघात समीकरण कौन है। तो देखिए आपको द्विघात समीकरण किस रूप में होना चाहिए, तो द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो x है वो अंडर रूट में है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पर x² और यहाँ पर देखिए x अगर यहाँ पर देखिए 1 है, ठीक है, वहाँ पर वो अगर 1 है तो यहाँ पर x अगर दशमलव लीजिएगा, सॉरी भागा थीम लीजिएगा, भाग में कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x और ये गुना होकर क्या हो जाएगा x³ हो जाएगा, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पर भी देखिए अगर यहाँ पर x² को अगर हम लोग बटा में लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज़ x4, यानी कि ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। इसको आप लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तोड़िए, ये द्विघात समीकरण के रूप में आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आप बारी बारी से सबको चेक करके देख लीजिए। चलिए उसके बाद देखिए 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको बताएंगे कि इसको आपको कैसे सॉल्व करना है। देखिए कहता है कि k के किस मान के लिए समीकरण k माइनस 12x² प्लस 2 इंटू k माइनस 12x प्लस 2 बराबर 0 का वास्तविक और समान मूल है। यानी कि कह रहा है कि इसका k के किस मान के लिए इसका जो मूल होगा वो वास्तविक और समान होगा। तो आप लोग जानते हैं कि जो वास्तविक और समान होने के लिए क्या होना चाहिए, इसका जो विवेचक का मान होना चाहिए d बराबर आना चाहिए कितना, 0। और दोस्तों d बराबर क्या फॉर्मूला होता है, d बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो b² माइनस 4ac बराबर हमको 0 अगर आ जाएगा तो जो k का मान होगा वो वास्तविक होगा और समान होगा। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए k माइनस एक्स यहाँ पर भी है और k माइनस एक्स यहाँ पर भी है। तो सबसे पहला काम आप लोग k माइनस 12 है, एक्स नहीं है, k माइनस 12 को आप लोग क्या मान लीजिए, y मान लीजिए। देखिए बहुत आसान तरीका से कैसे इसको सॉल्व करना है। k माइनस 12 को हम लोग y मान लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज़, y² प्लस 2yx और प्लस 2। अब देखिए इसमें b², तो b कितना है, तो यहाँ पर देखिए 2y है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2y का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2y का होल स्क्वायर हो गया, माइनस 4ac। तो 4 यहाँ पर लिखेंगे 4 और a कितना है, तो एक इसके बदले हम लोग y लिखे हैं, इसके बदले 4y, 4ac कितना है, तो c देखिए यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर गुना हम लोग 2 लिखेंगे और बराबर 0 लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4y² और माइनस कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा, 4y और बराबर हो जाएगा कितना 0। तो यहाँ पर देखिए 4y² बराबर कितना हो जाएगा, 4y² बराबर हो जाएगा 4y, और देखिए एक y से एक y कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि y बराबर कितना आ गया, तो y बराबर आ गया 1, कितना सॉरी यहाँ पर 4 दूना 8y हो जाएगा, हो 4 दूना 8y हो गया। तो यहाँ पर देखिए 4 दूना 8, यहाँ 2 से कटेगा तो y का मान कितना आ गया, तो y का मान आ गया 2। अब देखिए y का मान अगर 2 आ गया तो देखिए यहाँ पर हम लोग y का मान रख देंगे। तो देखिए k माइनस 12 बराबर 2, तो k का मान कितना होगा, तो 12 और 2 14, यानी कि k का मान कितना आ गया, ऑप्शन बी आ गया 14। तो इसको आप लोग इस तरह से आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग 21वां क्वेश्चन देखते हैं। 21वां क्वेश्चन देखिए कहता है कि यदि द्विघात समीकरण px बराबर 2x² प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो दोस्तों अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस बी बटा ए होता है। तो यहाँ पर माइनस बी की जगह पर कितना है 3 है, ए की जगह पर कितना है 2 है, यानी कि माइनस 3 बटा 2 हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी कि 21 का जो सही आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन डी है। चलिए उसके बाद देखते हैं 22वां सवाल। देखिए 22वां सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है समांतर श्रेणी 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 लगातार संख्या आपको दिया हुआ है और कहा गया है कि पदों का योगफल बताएं। अब देखिए इसमें आप लोग एपी से बना सकते हैं, और दूसरा इसमें ट्रिक क्या है कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव में इस तरह के प्रश्न पूछ दिया तो हम लोग एपी का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमको ज़्यादा समय लगेगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं कि सभी सम संख्या, यहाँ से तक देखिए सभी सम संख्या है और लगातार है। तो दोस्तों सम संख्या और लगातार सम संख्याओं का योग क्या होता है, यहाँ पर हो जाता है n बटा 2 और इंटू होता है क्या चीज़ d, यानी कि जो अंतिम संख्या है वो, तो यहाँ पर लिख देंगे 20, और n यानी कि कितना संख्या है, तो 10 संख्या है, तो यहाँ पर 10 बटा 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 5 गुना 20 करेंगे तो 20 बचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 22 का
सॉरी सॉरी 100 नहीं होगा, देखिए यहाँ पर डायरेक्ट नहीं होगा, यहाँ पर 20 और प्लस कितना हो जाएगा 2 होगा, क्योंकि n प्लस एल लिखेंगे, यानी कि n/2 इंटू n प्लस एल लिखेंगे, यानी कि पहला संख्या और अंतिम संख्या। तो यहाँ पर n/2 कितना हो गया 5 आ गया, और यहाँ पर 20 2 कितना हो गया 22, तो 22 गुना 5 कितना होगा 110 होगा, सॉरी यहाँ पर इसका आंसर होगा 110 हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 23वां क्वेश्चन को। देखिए 23वां प्रश्न कहता है कि समांतर श्रेणी 1 4 7 7 उसके बाद 10 का 18वें पद का मान है, इसका 18वां पद निकालना है। तो देखिए ए का मान कितना दिया हुआ है, तो आपको ए का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 1, और डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, और पूछा गया 18वां पद, तो हम लोग लिखेंगे ए प्लस n-1 यानी कि 18 - 1 17d, तो यहाँ पर होगा 17, और 17 गुने 3 कितना होगा 17 तिहाई, 17 गुने 3 तो 17 तिहाई कामन, और उसके बाद एक तो कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, यानी कि 23 का जो सही आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन डी है। चलिए उसके बाद देखिए 24वां क्वेश्चन कहता है कि AP 3, 13, 23 का सर्वांतर होगा, इसका सर्वांतर कितना होगा, तो देखिए 13 से 3 घटाइए कितना आ गया 10 आ गया, इसका सर्वांतर कितना हो गया, ऑप्शन सी हो गया 10। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 25वां क्वेश्चन कहता है कि AP का पहला पद 2 है और सर्वांतर 3 है, तो 8वां पद। तो दोस्तों 8वां पद निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस हम लोग क्या करेंगे 7 - 1 यानी कि सॉरी 8 - 1 7d, तो ए की जगह पर कितना है 2 और प्लस 7, और यहाँ पर डी कितना है 3, तो 7 21 21 और 2 23, यानी कि 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए उसके बाद देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है, तो आपके सामने यहाँ पर देखिए सॉल्व करेंगे। तो देखिए पूछा गया है कि समबाहु त्रिभुज ABC में AD लंब BC तब 4AD² बराबर। तो दोस्तों ये आपका जो त्रिभुज का थ्योरम है, तो त्रिभुज का थ्योरम में क्या होता है 4AD² बराबर क्या होता है 3AB² होता है, ये आपको सॉल्व करना है। तो जब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है तो इसको आपको सॉल्व यहाँ पर आपको करना थोड़ा सा संभव नहीं है, क्योंकि इसको लंबा थ्योरम से लंबा प्रोसेस से इसको बनाना होता है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि इसको आप लोग डायरेक्टली थ्योरम को याद कर सकते हैं कि अगर ABC त्रिभुज में AD लंब BC होगा, AD लंब BC, और अगर पूछ जाए कि 4AD² बराबर, और ये लंब कौन है BC है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज़, तो BC को हम लोग छोड़ देंगे, तो BC को हम लोग छोड़ देंगे तो क्या बच जाएगा, तो AB बच जाएगा, एक भुजा और बच जाएगा AB, तो यहाँ पर हो जाएगा 3AB² हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पूछ दिया कि 3AB, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 3BC², यानी कि आपको लंब जो दिया रहेगा उसको आप लोग को छोड़ देना है, और बाकी एक भुजा बचेगा उसको आपको लेना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3AB² हो जाएगा, यानी कि 26 का सही आंसर क्या है, तो 26 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। चलिए उसके बाद देखते हैं 27वां क्वेश्चन कहता है कि 2 समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर है तथा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है, तो उनके ऊंचाइयों का अनुपात होगा। तो दोस्तों इसको कुछ नहीं करना है, दोनों का अंडर रूट कर देना है, तो दोनों का रूट करेंगे तो यहाँ पर 4:5 आ जाएगा, 4:5 कहाँ पे है, तो ऑप्शन ए में है, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 28वां क्वेश्चन। देखिए कहता है कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के, यानी कि जो समरूप त्रिभुज होता है, यानी कि जो समरूप होता है, कहता है कि उसमें क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि उसका जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो क्या होता है, तो इसके जो भुजा होता है इसके वर्ग के समानुपाती होता है, यानी कि अगर भुजा AB है और एक भुजा BC है तो यहाँ पर AB² हो जाएगा, और दूसरा त्रिभुज अगर यहाँ पर अगर DE है तो यहाँ पर हो जाएगा DE का स्क्वायर, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल होगा वो इसके स्क्वायर के अनुपात के बराबर होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वर्ग के अनुपाती होता है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सॉरी ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री, AB भुजा जो है वो 5 सेंटीमीटर है, AC कितना है, तो 12 सेंटीमीटर है। तो पूछा गया है कि AD लंब BC, तो AD बराबर है। तो देखिए आपको एक भुजा क्या दिया हुआ है, समकोण दिया हुआ है, तो समकोण त्रिभुज के नियम से अगर यहाँ पर लंब दिया हुआ है और कर्ण दिया हुआ है, देखिए आपको यहाँ पर लंब दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है कर्ण। तो देखिए कर्ण निकालने के लिए हम लोग देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग तो एक त्रिभुज पार लेंगे। देखिए इस तरह से त्रिभुज, और मान लीजिए कि ये कोण दिया हुआ है A, मान लीजिए ये भी दिया हुआ है B, और ये दिया हुआ है C, और ये कोण दिया हुआ है 90 डिग्री। तो कहता है कि AD लंब BC, और यहाँ पर AD है वो BC पर लंब है, यानी कि एक भुजा यहाँ पर D है। तो कह रहा है
कि यहाँ पर देखिए अगर ए बी बराबर 5 तो ए बी बराबर आपको दिया हुआ है क्या चीज़ 5 सेंटीमीटर, बी सी ए सी दिया हुआ है कितना, ए सी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि यहाँ पर देखिए कि ए डी का मान होगा, यानी कि ये भुजा का आपको मान निकालना है। तो ये भुजा का मान हम लोग किस तरह से निकालेंगे, तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज के नियम से हम लोग बी सी का मान निकालेंगे। तो लंब स्क्वायर प्लस धारा स्क्वायर बराबर निकल जाएगा कर्ण स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी एक थ्योरम होता है, इसका मान निकालने के लिए क्या होता है, एक थ्योरम होता है। अब देखिए थ्योरम क्या होता है इसको आप लोग समझिए। तो थ्योरम अगर पूछ देगा ए डी, तो ए डी बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए ए सी गुने बी सी और बटा क्या हो जाएगा, ए सी गुने बी सी और बटा हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है बी सी दिया हुआ है, तो यहाँ पर सबसे पहले बी सी कर देंगे। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, ए सी, तो ए सी कितना है 12, ये 5 है, कितना होगा 12 पचे 60। और देखिए ये भुजा पूरा, तो ये भुजा कितना दिया हुआ 13, यानी कि इसका उत्तर कितना हो जाएगा 60/13 हो जाएगा। यानी कि जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा कितना 60/13 सेंटीमीटर। ये थ्योरम से होता है। आप लोग थ्योरम पढ़ना है त्रिभुज में तो ध्यान से पढ़िए कि कौन सा थ्योरम का सवाल कहाँ पे पूछा जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप समझ गए होंगे। देखिए इसको आप खुद से एक बार इसको बना लीजिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन को। देखिए कहता है कि बिंदु -4,3 की स्थिति किस पाद में है। तो ये दोस्तों ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, इसको हम बहुत बार बता चुके हैं। तो आप बताइए, आप खुद से बता दीजिए कि ये जो आपको दिया हुआ है पॉइंट, कोऑर्डिनेट का ये जो पॉइंट दिया हुआ है वो किस पाद में है, यानी कि किस कोऑर्डिनेट में है। पहला कोऑर्डिनेट में, दूसरा कोऑर्डिनेट में, तीसरा कोऑर्डिनेट में या फिर चौथा कोऑर्डिनेट में। तो दोस्तों जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिए। उसके बाद देखिए हम लोग 31 नंबर सवाल देखते हैं। तो देखिए कहता है कि एक सच से मूल बिंदु से पी की दूरी है, यानी कि इसका मूल बिंदु से दूरी निकालना है। तो इसको कुछ नहीं करना है, सीधे दोनों का रूट का स्क्वायर कर देना है, यानी कि √3 रूट माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9 और प्लस 36। तो 9 36 कितना होगा, 36 और 9 जोड़ लीजिए तो 9 6 15 5 हासिल हो जाएगा, 9 6 15 3 1 4, यानी कि 45 के अंडर रूट और 9 5 45 होता है, यानी कि 3 अंडर रूट 5, यानी कि इसका मूल बिंदु से दूरी कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट 5 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम लोग 31 नंबर सवाल तक हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, और जो इसका अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग 32 नंबर से 60 नंबर तक के सभी सवाल को हम लोग देख लेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो दूसरा वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। और दोस्तों दूसरा वीडियो जो अपलोड होगा उसमें बहुत धांसू प्रश्न है, तो आप लोग दूसरा वीडियो को मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों दूसरा वीडियो से ही प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे।